हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, टुडे वी विल डिस्कस ओम्स लॉ। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट विद सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सर्किट सिंबल। सो इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस ओम्स लॉ। ठीक है, आज हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। तो ये क्लास को मिस मत कीजिएगा, जो मिस करेगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली जुड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो एक कंडक्टर के होते हैं उनके दोनों एंड से। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट जो फ्लो होता है कंडक्टर में वो डायरेक्टली जुड़ा होता है जो कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के दो एंड होते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? क्या बोला? At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो हो रहा होता है कंडक्टर में वो डायरेक्टली जुड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। किससे जुड़ा होता है? डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ओम्स लॉ है उसको कैसे लिखा जाता है? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इस तरीके का होता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो उसी को ओम्स लॉ बोला जाता है। और अगर ओम्स लॉ आपसे बोलेगा कैसे लिखते, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि I पहले आएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और I मतलब करंट। तो दोनों तरफ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू R इंटू I, V इज इक्वल टू R इंटू I, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई लिखा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो R था नहीं, तो R कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो I और V लिख रहे थे। ठीक है, देखिए जो कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला था ना मैंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? V इज इक्वल टू R इंटू आई, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू R इंटू आई क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया किसका? वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। कभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, वो ना दिया हो आपको, ओरिजिनल क्या होता है? W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q नहीं दिया है तो R इंटू आई दे रखा है, तो उससे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इसलिए मैंने बॉक्स में बनाया है, ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू R इंटू आई। क्लियर? अब देखिए मैंने बताया वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो R होता है, R कांस्टेंट होता है जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है किसी भी कंडक्टर की। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, जो वैल्यू होती है इस कांस्टेंट की मतलब रेजिस्टेंस की, वो किस पे डिपेंड करती है? वैल्यू चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, वैल्यू रेजिस्टेंस की या कांस्टेंट की। ठीक है, किस पर? नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर कैसा है, ठीक है, बर्ताव कैसा है। नंबर 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस, उस थिकनेस कैसी है, ठीक है, वायर की या कंडक्टर की। ठीक है, तीसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लंबाई कितनी है कंडक्टर की। फोर्थ, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या कांस्टेंट डिपेंड ऑन, तो आप बोलेंगे नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, या फिर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो चार चीज़ों पर जो है कांस्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, और ये जो है फॉर्मूला मैंने बताया V इज इक्वल टू R इंटू आई, और बताया ना आपको,
ठीक है। तो इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अब इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इजिकल टू आर इंटू आई तो लिख दिया, तो v अपॉन आई इजिकल टू आर भी हो सकता है। आप मैथमेटिक्स आप जानते हो, तो v इजिकल टू आर इंटू आई है, ठीक है। तो v अपॉन आई इंटू आर भी हो सकता है, v अपॉन आई इंटू आर भी हो। इस इक्वेशन को हम v इजिकल टू आर इंटू आई को v अपॉन आई इजिकल टू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो v अपॉन आई इजिकल टू आर ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, रेजिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, रेजिस्टेंस का। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इसलिए मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला को आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे बड़ी बड़ी, ठीक है। तो v अपॉन आई इजिकल टू आर, इस इक्वेशन को हम v अपॉन आई इजिकल टू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कोई पूछे या रेजिस्टेंस आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट कर दीजिए तो आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो v इजिकल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, i इजिकल टू करंट और r इजिकल टू रेजिस्टेंस, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। तो जो जो फॉर्मूले बता रहा हूँ नए नए फॉर्मूले, इसको लिखते जाइएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अभी आपने देखा बच्चों कि v अपॉन आई इजिकल टू आर हो जाता है, ठीक है। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ओम्स लॉ की है, तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इजिकल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे हमें क्या हमने क्या पाया अभी तक पढ़ने के बाद, वी फाइंड दैट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने ये पाया कि जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, जो रेशियो होता है, ठीक है, जो फ्लो होता है, ठीक है, वो ही एक कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोला है मैंने कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन एंड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। जो रेशियो होता है, ये देखिए, जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, उसी को कांस्टेंट क्वांटिटी रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब रेशियो है ना v अपॉन आई, जो डिवाइड में होता है मतलब रेशियो है, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कांस्टेंट क्वालिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। जो रेशियो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर और करंट फ्लोइंग थ्रू इट का, उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर हम लिखते हैं, मैंने बताया। और जो r होता है ये किसका रेशियो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई इंटू आर, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। r इंटू आई बोलो या आई इंटू आर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये बता दिया। और इससे एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, v अपॉन आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। r को हम इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो i उधर रह जाएगा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया भाई, i किसको बोलते हैं, करंट का। तो करंट का फॉर्मूला बन गया i इज इक्वल टू v अपॉन आर, ठीक है। और वैसे मैंने करंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, q अपॉन t। आप कभी कभी भाई साहब q अपॉन t नहीं दे रखा है और आपसे बोला करंट निकालो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखी है, तो आप करंट पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूले जरूर लिख लीजिएगा और हेडिंग हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। करंट का एक ही फॉर्मूला मत रटना, q अपॉन t। अब बोल रहा है एग्जाम में, उसने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, आपसे बोला करंट निकालो, आपको सिर्फ q अपॉन t ही पता है, लेकिन ये नहीं पता है v अपॉन r भी करंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, v अपॉन r। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल्स हंसेंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, v अपॉन r। तो इससे हमें ओम्स लॉ से एक और फॉर्मूला मिल गया करंट का, v अपॉन r। क्या मिल गया, v अपॉन r, ठीक है। एक फॉर्मूला मिला था v इज इक्वल टू r इंटू आई, ठीक है। एक फॉर्मूला बन गया i इज इक्वल टू v अपॉन r, ठीक है। और एक और फॉर्मूला बन गया r इज इक्वल टू v अपॉन आई। तो 3 फॉर्मूले बन चुके हैं ओम्स लॉ से, क्लियर। तो ये करंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, i इज इक्वल टू v अपॉन r भी होता है, ठीक है। अब इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस रिलेशन, अब इतने सारे रिलेशंस आपने पढ़े, तो इस रिलेशन से आपको क्या पता लगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो होता है वो डायरेक्टली, ये बात याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट इसकी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट डायरेक्टली जुड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, पहली बात। और दूसरा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली जानते हो ना, मान लो अगर करंट की वैल्यू डबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट पोटेंशियल डिफरेंस से। और इन्वर्सली उल्टा किसके होता है? रेजिस्टेंस के। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल्सो डबल। क्यों? क्योंकि करंट डायरेक्टली जुड़ा होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ होगा, ठीक है। और लेकिन करंट किसके उल्टा होता है? रेजिस्टेंस के। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस डबल है तो करंट क्या होगा? आधा, उल्टा होता है ना उसका। तो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ, ठीक है। और इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, रेजिस्टेंस अगर हाफ होगी तो हाफ का उल्टा क्या हो गया? डबल, तो द करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अब करंट की बात ही आ रही है, जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है बच्चों, ठीक है। दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, और दूसरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ। मतलब स्ट्रेंथ मतलब कितना अच्छा फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में, वो डिपेंड करेगा उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था बच्चों। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।